Hey guys, a very good afternoon to all of you. Let's start our new lecture where we will discuss about second lecture of daily MCQ series video of physics for the IIT JEE as well as AAI ATC and other various exams like NEET, KBPY and several exams related to PCM. So first of all, I have one question which is MSQ टाइप। तो MSQ टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन इज अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन फर्स्ट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट जीरो, इट मे बी एट रेस्ट, it has uniform speed, it is accelerated. So you have to answer this. I will explain this in the end of this video. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ फार्मूलों से जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ। तो अगर हम फार्मूला डिस्कस करें न्यूटन्स लॉ का, तो सबसे पहले तो यही है कि न्यूटन का तीन जो हमारे पास मोशन का जो तीन इक्वेशन मिलता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स को जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो here you can see you know that P equals to mv। ओके, तो P वेक्टर यानी कि मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल्स टू mv। और अगला जो है दैट कैन बी F वेक्टर इज इक्वल्स टू dp बाई dt। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल्स टू F। नाउ नेक्स्ट जो एफ ए बी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए फॉर द टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। नाउ एफ स्टैटिक जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ स्टैटिक मैक्सिमम इज गोइंग टू बी म्यू एस एन। व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन स्टैटिक पोजिशन एंड n is normal reaction force. So you can see normal reaction also. So normal reaction क्या होता है? जब कोई हमारे पास एक बॉडी है, कोई ब्लॉक है, अगर इसका मास जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो जो ग्राउंड की वजह से, अब यहाँ पर ग्राउंड है एक, तो ग्राउंड पर जो यहाँ पर मास है mg डाउनवर्ड, तो mg की वजह से इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन मिलता है वही वैल्यू है कैपिटल N। So F static is this one and F kinetic will be equals to mu kn। okay, तो this is the formula for the F kinetic अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस स्टेट में। अब आगे है कि अगर हमारे पास बैंकिंग एंगल पता करना है तो रोटेशनल मोशन में हम आ जाते हैं। तो बस हमें रिवाइज करना है जल्दी से क्योंकि रिवीजन कंपलसरी है सभी चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए। सो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। अगर म्यू एक्ट कर रहा है तो उस समय वी स्क्वायर अपॉन आर जी जो मिलेगा बैंकिंग एंगल, उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। नाउ एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है सेंटीमीटर फोर्स, और एक्स जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है जो कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो। टेंजेंशियल क्या होगा वो आपको पता है। तो यहाँ पर जो स्यूडो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस एम ए नॉट वेक्टर। और जो हमारे पास एफ सेंटीमीटर होगा वो आपको पता ही होगा स्यूडो केस में माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि व्हाट विल बी मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। minimum speed to complete vertical circle। देखो आपको ये सब लिखना है, आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। तो v मिनिमम जो होगा एट बॉटम, तो बॉटम पर जो v मिनिमम मिलता है किसी सर्किल में पार्टिकल के लिए 5gl मिलता है, और जो मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी एट टॉप that will be equals to root gl। okay, you have to remember these
always, because there in exam there will be no time for the derivation. ओके, कंसिडर करो कि आपके पास कोई ब्लॉक कोई एक बॉडी है, ठीक है, या कह सकते हो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल मूव कर रही है एक कुछ इस तरीके से सर्कुलर आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये पीछे होना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हॉरिजॉन्टल हमारे पास सर्किल है, देखो एक हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है और एक वर्टिकल सर्किल होता है। तो वर्टिकल सर्किल मिलता है कि जब हम कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ से अगर हम कोई रस्सी ले लें और उसको घुमाएं रोप को पकड़ के, तो वर्टिकल सर्किल बनाएगा पार्टिकल का। लेकिन अगर आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन पकड़ते हो तो ये हॉरिजॉन्टल बनाएगा। तो इस केस में अगर ये थीटा है तो यहाँ पर जो हमारे पास टी मिलेगा, ठीक है, टेंशन, और यहाँ पर भी थीटा होगा, आपको पता है, और जो पार्टिकल है उसका मास डब्लू डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, और रोप का लेंथ होगा स्मॉल एल। तो इस केस में जो हमें टी मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा ओवरऑल, वो मिल जाएगा 2π√L cos थीटा अपॉन जी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास कोई मान लो कि पुली है, ठीक है, और पुली से मास यहाँ पर m1 और m2 ये कैरी कर रहा है, राइट, और एक्सेलरेशन a है और यहाँ पर टेंशन t है, तो टेंशन का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपको जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखो एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ पर बैठ के सोच पाएँ और बहुत सारे जो इक्वेशंस है उसको डेवलप कर पाएँ। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप इसको याद कर लें। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं डायरेक्टली। इट विल बी इक्वल्स टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, राइट। सो दिस इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन कैसे निकालना है आप जानते हो, FBD बनाना है आपको। FBD बना करके आपको फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट वेरिएबल्स कितने हैं। तो FBD कैसे बनेगा, देखो ब्लॉक 1 है, ओके, और ब्लॉक 2 है। तो ब्लॉक 1 पर कितना फोर्स लग रहा है और ब्लॉक 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज़ व्हाट, हमें यूज़ करना है एक, मान लो कि आपके पास जो टेंशन है वो T यहाँ पर एक्ट कर रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन है उसका रिएक्शन, उसको इक्विलिब्रियम में कौन ला रहा है, उसको इक्विलिब्रियम में जो इसका W होगा, ओके, W ऑफ दिस ब्लॉक इज मेकिंग दैट इन इक्विलिब्रियम, और टोटल नेट जो मिलेगा दैट विल बी ड्यू टू A। तो यहाँ पर W नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे W माइनस T इक्वल्स टू MA, राइट, क्योंकि यहाँ पर मास इसका कैपिटल M कंसिडर कर सकते हो, या फिर M2 मानोगे तो यहाँ पर M2 हो जाएगा। सिमिलर केस M1 के साथ होगा, ये स्मॉल m मान सकते हैं इसको। अब यहाँ पर T अपवर्ड है और W डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि T माइनस W इक्वल्स टू M2, इज इट M2, नो इट्स M1 है। सो दो इक्वेशंस बने, इन्हीं दोनों इक्वेशंस हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा T का वैल्यू। ऑलराइट, सो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक है और उसके बाद जो नीचे आपके पास में एक सरफेस है, ओके, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये किसी ग्राउंड पर, यानी कि एक ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल M है।
तो इसको अगर आप F फोर्स अप्लाई यहाँ कर रहे हो तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगा ड्यू टू म्यू, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो दोनों सरफेस है यानी कि ब्लॉक 1 और ग्राउंड दोनों के बीच जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर एक हमें फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। और उस फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वो अगर म्यू है तो जो एफ होगा वो म्यू इंटू एन होगा। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन किससे मिलता है? इसके एम जी से। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में भी, एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो ये बैलेंस करेगा इस एफ को अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो ब्लॉक। तो यहाँ पर दो हमारे पास तीन फ्रिक्शंस मिलते हैं, तो तीन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी मिलेगा। पहला स्टैटिक, दूसरा काइनेमेटिक और तीसरा जो है वो रोलिंग। तो तीन स्टैटिक यानी कि तीन फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट हम पाएंगे, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। काइनेटिक कब कहेंगे? काइनेटिक कहेंगे जब वो मूव करने लगे। ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो हम उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे पास कोएफिशिएंट मिलेगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। स्टैटिक कब होगा? जब स्टैटिक पोजीशन में है, मतलब कि अगर कोई ब्लॉक, किसी ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो और वो जस्ट मूव करने वाला है, तो उसके जस्ट मूव के पहले जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और किसकी वजह से लगेगा? उस सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिल रहा है उसकी वजह से। ओके, तो अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम is tied with the help of a string rest on and rough inclined plane mu equals to 0.5. As shown, the frictional force on the block is, you have to find out what will be frictional force on the block. देखो बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व करके बताओ। ओके, तो आप मैच कर लेना, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर इस ब्लॉक का जो एम जी है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, जो कि होगा 10 जी, और इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि होगा 10 जी कॉस थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? 10 जी साइन थीटा। तो ये मिल जाएगा हमें ड्यू टू वेट। तो यहाँ पर एक टेंशन है और म्यू इक्वल्स टू 0 है, सॉरी म्यू इक्वल्स टू 0.5 है, उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव करने का प्रयास करेगी, ट्राई करेगी, तो इसके पीछे की तरफ एक एफ लगेगा जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन के और म्यू के मल्टीप्लिकेशन के। तो म्यू यहाँ पर क्या है? म्यू इज़ 0.5, तो 0.5 इंटू एन होगा। ओके, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर आप बैलेंस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 10 जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? टी प्लस एफ। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम एफ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें टी पता हो तो, या आप टी पता कर सकते हो जब आप बैलेंस करोगे नॉर्मल रिएक्शन को। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसने पूछा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज टाइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन एज सोन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। जब ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है टेंशन, ये रोप। तो रोप इसको रोके रखा है यहाँ पर, ड्यू टू रोप इट इज़ इन स्टैटिक पोजीशन, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर हम रोप को कट कर दें और उसके बाद ये थोड़ा सा इस टेंडेंसी में आ जाए कि आगे बढ़े, तब वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी 0। अब स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं, इस तरीके से इसका इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर उनका गलत आ जाता है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये एफ़ जो है मिल जाएगा 25√3 न्यूटन, लेकिन एफ़ यहाँ एक्ट ही नहीं कर रहा है बिकॉज रोप इज़ स्टॉपिंग इट। ओके, तो कंस्ट्रेंट है ना रोप के थ्रू, सो यहाँ पर जो टेंशन होगा दैट विल बी 0। Okay, next question. With what minimum acceleration can a fireman slide down a rope whose braking strength is 3/4 of his weight?
try by yourself. You can pause the video and you can try by yourself. That is very important to do. Otherwise I'm is here for the explanation. So consider you have a fireman, okay, and he is sliding down from the rope. आप कंसिडर कर लो कि आपके पास एक रोप है कुछ इस तरीके से और कोई एक फायरमैन है। देखो डिज़ाइन कुछ खास नहीं बनेगा बट आपको समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इसका जो वेट होगा W वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जो यहाँ पर टेंशन मिल रहा है रोप में, ठीक है, वो कितना मिल रहा है 3/4 हाफ। नो इसने कहा है कि हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 3/4 हाफ हिज वेट। ओके, अगर 3/4 ऑफ W हो जाए तो यहाँ पर ये टूट जाएगा। तो टेंशन जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम ही रहना चाहिए 3/4 के। तो बताओ कि इसका मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। तो कंसीडर कर लो कि ये एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है तो नेट क्या होगा बताओ। नेट हो जाएगा जो हमारे पास ये पर्सन है इसका मास इंटू ए इक्वल्स टू क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये जो है W हो जाएगा, W माइनस, तो यहाँ मिल जाएगा W माइनस 3/4 हाफ W। तो ये कितना मिल जाएगा, दैट विल बी W/4। तो ये MA की इक्वल मिलेगा। तो अगर इसको हम लिखें तो ये मिल जाएगा mg/4, तो M से M कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से A = G/4 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो G/4 इज़ द आंसर कि कम से कम G/4 तो रहना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे जो एक्सेलरेशन होगा G/4 अगर है तो दिस इज मिनिमम एक्सेलरेशन दैट फायरमैन कैन स्लाइड डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट। A 20 kilogram body is pushed with just enough force to start it moving across a floor, and same force continues to act afterwards. The coefficient of static and kinetic friction are 0.6, 0.2 respectively. The acceleration of the body is okay. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बॉडी है जो कि एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पर रखी गई है कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसका जो मास है वो 20 है तो इसका जो W होगा कितना होगा 20G डाउनवर्ड। पुश्ड विथ जस्ट एनफ फोर्स, एक F से पुश किया जा रहा है टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ फ्लोर। द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स, जब मूव करने लगता है तब तक वो एक्ट कर रहा है फोर्स F। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर दिस। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से अगर मान लो कि ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो इसके अपोजिट यानी कि इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, लेकिन जब वो मूव करने लगेगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके इक्वल आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके वो मूव करेगा, और जब वो मूव करने लगेगा तब भी उसके ऊपर एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, F काइनेटिक, समझ रहे हो ना। तो F काइनेटिक तब मिलेगा जब ये बॉडी मूव कर रही है, और स्टैटिक कंडीशन से उसको बाहर निकालने के लिए आपको एक फोर्स यूज करना पड़ेगा जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना कि बॉडी अगर रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूविंग फॉर्म में लाने के लिए। जब वो मूव कर रहा है तो उस समय भी उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि F काइनेटिक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि F स्टैटिक माइनस F काइनेटिक, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F काइनेटिक, ठीक है, और F जो आप लगा रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगा रहे हो। हाँ, मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, स्टैटिक के, इस वजह से हम यहाँ F स्टैटिक लिखे हुए हैं, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा 20A के, ठीक है, क्योंकि मास इसका कितना है 20 है। तो F स्टैटिक कितना होगा बताओ। F स्टैटिक इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखो
तो स्टैटिक पता करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन आपको पता करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स मिलेगा वो मिल जाएगा 20G के इक्वल। तो हमें यही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है व्हाट म्यू कितना है स्टैटिक का वैल्यू है 0.6। तो यहाँ आप लिख सकते हो 0.6 इंटू व्हाट इंटू 20G। क्यों 20G? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो 20G है, माइनस एफ के कितना हो जाएगा म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, यहाँ आप देख सकते हो। और जो एन मिलेगा वो मिल जाएगा 20G। तो 20G ले लो इक्वल्स टू 20A, बस यहाँ से निकाल लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो कि 0.6 है, तो यहाँ पर 0.6 0.4 20G कॉमन कर लोगे तो 0.6 0.2 घटेगा तो 0.4 आएगा, इंटू 20G मिल जाएगा इक्वल्स टू 20A मिलेगा। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और G का वैल्यू 10 रखोगे तो 4 मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 weights are suspended from the string thrown over a light frictionless pulley. The mass of the weight is 2 kg. If a heavy weight is attached to its other end, the tension in the string is। तो कह रहा है कि दो मास है और दोनों, सबसे पहले बोला है टू weights are suspended from a string thrown over a light frictionless pulley। ओके, एक पुली है, तो पुली कुछ इस तरीके से आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर इन दोनों को जो आपके पास दो मास है उसको इस पुली के अराउंड तो एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, दोनों को यहाँ पर हम लोग इस रस्सी के थ्रू लटका रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेंशन जो होता है वो 2m1 m2 G अपॉन, तो जो इसका टेंशन होगा वो m1 m2 G अपॉन m1 प्लस m2 होगा। तो यहाँ पर m1 मान लो m2 मान लो तो ये मिल जाएगा। तो बताओ कि बोल रहा है कि mass of one weight is 2 kg if a heavy weight is attached to its other end। तो एक को कैपिटल M मान लो, एक को 2 मान लो, तो 2 इंटू कैपिटल M इंटू G अपॉन 2 प्लस कैपिटल M। देखो कैपिटल M बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, 2 से, तो इसको हम कैपिटल M ही मान लेंगे और कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 4G। तो 4G मतलब 40, तो 40 न्यूटन हमें मिल जाएगा टेंशन टी का वैल्यू। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी आप बीडी बनाकर फाइंड आउट कर ही सकते हो। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 2 blocks each having a mass capital M rest on frictionless surface as shown in figure. If the pulleys are light and frictionless and capital M on the inclined is allowed to move down there, then the tension in the string will be। तो इसको अलाउ किया जा रहा है कि ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ एक्सलेशन एक मिलेगा और आपको पता है कि इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, अगर डाउनवर्ड जो है वो mg है तो इस डायरेक्शन में मिलता है mg साइन थीटा कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा। ये फोर्स है। ओके, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है W का। तो यहाँ पर एक टेंशन मिलेगा आपको पता है और यहाँ पर भी टेंशन मिलेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एक ma मिलेगा जो कि एक्सलेशन की वजह से मिलेगा फोर्स। ऑलराइट, सो यू हैव टू सॉल्व एंड फाइंड आउट टेंशन। बहुत आसान है, बस आपको आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं की हो तो यू कांट डू दैट। ऑलराइट, सो जो हमारे पास ये फर्स्ट ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पर, इसका हम फोर्स बैलेंस करते हैं। तो ये मिल जाएगा mg साइन थीटा, देखो दोनों का मास इक्वल है तो उसमें हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस टी इक्वल्स टू एम ए मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड यहाँ से बनाएंगे t इक्वल्स टू एम ए, राइट।
तो एम ए इसमें पुट कर दो सेकेंड फर्स्ट में, तो एम जी साइन थीटा मैं सीधा ऐड कर दे रहा हूँ, 2 एम ए हो जाएगा। जब यहाँ आप पुट करोगे तो माइनस टी, यानी कि उधर जाएगा 2 एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सलेशन मिलेगा, एक्सलेशन पता करना है नहीं टेंशन, तो पहले एक्सलेशन पता कर लो। तो एम ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी बाई एम जी साइन थीटा अपॉन 2। तो ये मिल गया एम ए का वैल्यू, इसको डाल दो इसमें तो मिल जाएगा टी का वैल्यू। तो टी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन 2। कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको अटेम्प्ट कीजिए। So in this question you can see that a block of mass 2 kg is given a push for a movement horizontally, and then the block starts sliding over a figure's horizontal plane. The figure shows the velocity time graph of the motion. The coefficient of sliding friction between the plane and the block is. कह रहा है कि कोई ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, कुछ ऐसे। ओके, और बोला जा रहा है कि 2 किलोग्राम का है ये, और एक पुश दिया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद ये स्लाइड करना स्टार्ट हो जाता है। तो रोलिंग मान लो कुछ। तो अगर ये स्लाइड कर रहा हो तो अब उस समय ओवरऑल स्लाइडिंग के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा मिलता है। तो आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड ब्लॉक क्या होगा। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलेगा म्यू, वो बताना है आपको। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब मिलेगा, जब वो मोशन में है, ठीक है। तो क्या करना है कि एम जी इसका क्या होगा 2g डाउनवर्ड, और इसका जो एन होगा उसी इक्वल होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 8 और 4, टाइम जो है 4 है और 8 है। बताओ अगर इसका एरिया निकालें तो क्या मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे एक्सलेशन, नहीं, अगर इसका एरिया निकालोगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अगर आप इसका स्लोप निकाल लो इस लाइन की, तो स्लोप निकालोगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ये तो होता है। तो v अपॉन टी, यानी कि पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 4,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट 0,8। तो अगर आपको स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1, 0 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 0, तो कितना मिल जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो मिल गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, जो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसको रिटार्डेशन मिल रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू स्लाइडिंग। राइट, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे म्यू स्लाइडिंग इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कितना होगा 2g इज इक्वल्स टू -2। तो म्यू कितना मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा, आप डिवाइड करोगे इसको तो म्यू का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो म्यू स्लाइडिंग इक्वल्स टू -2 अपॉन 2g, तो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू मिल जाएगा 0.1। तो म्यू एस कितना मिल गया 0.1, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। आई थिंक यू गॉट पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज गुड। देखो, किसी भी एग्जाम के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, and that is what we are doing here. You will get sufficient amount of questions and different varieties and a proper explanation at this platform. So आप ज्वाइन करो इसको, अगर नहीं ज्वाइन किए हो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, so that they can get this content which are very efficient for the preparation of competitive exams. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ 2.5 किलोग्राम ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ 6.0 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स
and a vertical force P vector are applied to the block as shown in figure. The coefficient of static friction for the block and the surface is 0.4. The magnitude of the friction force when P equals to 9. ओके आपके पास ये एक दूसरा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो W है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और जो इसके अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन होगा। तो म्यू इंटू एन, एन कितना होगा? तो रिजल्टेंट हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा W माइनस पी। तो म्यू का वैल्यू जो है आप देख सकते हो, म्यू का वैल्यू आपको गिवन है, और W का वैल्यू हो जाएगा 2.5 इंटू जी माइनस 9। पी का वैल्यू गिवन है, 0.5 वैल्यू दिया है इस म्यू का, तो 0.4 हम पुट कर देंगे यहाँ पर जो गिवन है, -9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0.4 इंटू देखो 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 6.4 मिल जाएगा आपको इसका वैल्यू। सो 6.4 इज़ एफ। तो एफ का वैल्यू कितना मिला? 6.4, मतलब कि 6.4 इज़ मोर देन 6। समझो इसको। अब इसको जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? देखो, फ्रिक्शनल फोर्स तो मिल गया, ठीक है ये, लेकिन इस ब्लॉक के लिए कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स वो आपको बताना है। तो यहाँ बोला गया है कि पहले 2.5 किलोग्राम का जो ब्लॉक है दैट वाज ऑन रेस्ट, और उस पर अप्लाई किया गया 6 न्यूटन, और उसके बाद पी वेक्टर यानी कि एक पी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो बताना फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। देखो, इस ब्लॉक के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 6.4 होगा, लेकिन इस स्टेट में जबकि 6 न्यूटन लग रहा है, तो अपोज जो होगा इस ब्लॉक के थ्रू वो कितना होगा? 6 न्यूटन ही तो अपोज होगा। तो आपको ये आंसर नहीं टिक करना है, आपको ऑप्शन ए टिक करना है, बिकॉज इस स्टेट में केवल 6 न्यूटन का ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आप गलत करके चले आओगे। ऑप्शन आपका इंतज़ार कर रहा है 6.4 के लिए। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द लोअर ब्लॉक इज, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द लोअर ब्लॉक। देखो, यहाँ टेंशन एक टी एक्ट करेगा, और आपको पता है कि अगर ये इस तरफ खींचा जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग अगर आप इस सरफेस को देख रहे हो, तो इस सरफेस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? क्योंकि ये इस तरफ रेस्ट है, तो ये कोशिश करेगा कि ये इधर ना जाए, तो इसको इधर जाने से रोकेगा। तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा जो कि म्यू इंटू एन के बराबर होगा। अब यहाँ एन कौन सा होगा? ये N1 होगा, और इसका एन अलग होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक के लिए सब अपना इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। तो T इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? म्यू इंटू N1। N1 क्या होगा? 1 इंटू जी। ओके, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दूसरे ब्लॉक के लिए। अब दूसरे ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर जाते हो। ओके, ये है ब्लॉक। अब यहाँ पर 2 किलोग्राम है, और ऊपर साइड कितना है? 1 किलोग्राम। तो टोटल कितना है? टोटल 3 किलोग्राम का यहाँ पर 3G एक्ट कर रहा है टोटल। ओके, अब देखो, जो ये नीचे का लेयर है यानी कि ब्लॉक 2 किलोग्राम और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो यहाँ पर एफ लगेगा। एफ कितना होगा? म्यू कितना? 0.2 इंटू एन। एन कौन सा होगा? एन 3G होगा। ओके, 3G यहाँ पर एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इसके ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि ये पहले लग रहा था 1G। तो यहाँ भी एक फोर्स एक्ट करेगा, तो ये F जो है इक्वल हो जाएगा, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। F2 किसके इक्वल होगा? 0.1 यहाँ पर इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, और जो N होगा वो N कितना होगा इस प्लेस पर, मतलब कि ब्लॉक 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच में। ये आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा।
तो जो ये फोर्स है वो मिल रहा है इसी वजह से ना 1g के, तो 1g इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। ऑलराइट, और एक एफ फोर्स आगे की तरफ इसमें मिल ही रहा है आपको, तो बस आपको सॉल्व करना है। So answer C is correct. Next question is this one. A block A of mass m1 is connected to another block of mass m2 by a massless string through a spring of force constant K as shown in figure. The coefficient of friction between the block A and the table is mu. The pulley is frictionless. When the block B is moving downward, the tension in the string is independent of. आपको बताना है कि जो टेंशन होगा स्प्रिंग में, ठीक है, वो किससे इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले तो बी डी बना लेते हैं। देखो टेंशन इस तरफ लगेगा, इसमें भी टेंशन इस तरफ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सलेशन एक मिलेगा आपको ए, और इसमें डाउनवर्ड एक्सलेशन मिलेगा ए। तो एम जी तो नीचे की तरफ एक्ट कर ही रहा है, तो क्या होगा m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a। इक्वेशन फर्स्ट बना, इक्वेशन सेकेंड यहाँ से बनाओगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, दिस विल बी t इक्वल्स टू m1a। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पुट कर दोगे t का वैल्यू, तो मिल जाएगा m2g माइनस m1a इक्वल्स टू m2a। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2। आप यहाँ देख लो एक्सलेशन में कोई भी k का वैल्यू नहीं है, अगर k नहीं है तो k से इंडिपेंडेंट होगा t, क्योंकि यहाँ पर पुट करोगे इसको तो t के लिए k का वैल्यू यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा, मैटर नहीं करेगा। k का क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड नहीं करेगा t का वैल्यू, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. If struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second and at a speed of 5 meter per second, the initial acceleration of the block will be। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसको तुरंत सॉल्व करना चाहिए। देखो एक ब्लॉक है मेटल का, एक मेटल का ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। इफ स्ट्रक बाय ए जेट, एक जेट आ रहा है यहाँ पर और उसका जो मास पर सेकेंड है वो है 1 किलोग्राम पर सेकेंड। स्पीड कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। पता क्या करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन ये पता करना है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो पता करो फोर्स कितना होगा, फोर्स के अकॉर्डिंग ही एम ए हम यूज कर लेंगे। तो फोर्स वैसे होगा कितना, फोर्स जो होगा इस जेट के थ्रू वो मिल जाएगा आपको, उसका मास ले लो 1 किलोग्राम पर सेकेंड और उसके साथ ही उसकी वेलोसिटी ले लो, क्योंकि आपको पता है कि m इंटू ए होता है फोर्स, तो m इंटू वी बाई टी हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो m बाई टी इंटू वी। तो वेलोसिटी पता है और मास पर सेकेंड पता है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 5 इक्वल होगा। और m कितना है, m है 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। सो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। ऑलराइट, सो दिस इज द टाइम टू डिस्कस लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन
which I had given you. So a body is translatory equilibrium. A body is in translatory equilibrium. So we have to choose which one is correct. So option first is resultant force on it 0. Option second is it may be at rest. Option C is it has uniform speed. Option D is it is accelerated. सो विच वन इज़ करेक्ट? इट इज़ MSQ टाइप क्वेश्चन, तो आपको बहुत ध्यान से इसमें पढ़ना पड़ेगा. सो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है तो पहला रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट 0, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, ये सही है. इट मे बी एट रेस्ट, ऑब्वियसली इट मे बी एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में है तो रेस्ट में हो सकता है. इट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड होना नेसेसरी है. इट इज़ एक्सलरेटेड, एक्सलरेटेड होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, राइट? तो क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो ऑब्वियसली एक्सलेशन हमें 0 मिलेगा. सो लास्ट पार्ट गलत है, बाकी सभी सही है. सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो thank you so much for watching this video. If you are enjoying this series, then please appreciate this video, and for that you have to do just like this video and share to your friends and subscribe this channel. As much as you can do, please do. Thank you so much. मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू.